गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी के भूगोल विषय को। भूगोल में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जिसका शीर्षक है संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। यहाँ पर दो बच्चे हैं, मोना और राजू, जो घर साफ करने में अपने अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा। तो मोना कहती है कि ये सभी जो वस्तुएं हैं, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, ये सभी उपयोगी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। फिर अम्मा क्या जवाब देती है कि ये सभी वस्तुएं उपयोगी हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। तो फिर राजू बोलता है कि संसाधन क्या है। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। इसका मतलब है कि वे सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं संसाधन कहलाते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। तो हम जब अपने चारों ओर देखते हैं और निरीक्षण करते हैं तो हमें बहुत सारे संसाधन दिखाई देते हैं, जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गया, हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं वह भी एक संसाधन है। हमारे घरों में अनेक प्रकार के बर्तन है, भोजन है, ये सभी क्या है? संसाधन है। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। तो ये यहाँ पर संसाधनों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। तो जो हम नाश्ता नाश्ता करते हैं और नाश्ते में जब ताज़ी सब्जियों को डालते हैं तो वे भी हमारे लिए संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो हम संसाधन किन पदार्थों को कहेंगे? तो जिसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, तभी हम उसे संसाधन कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जल है, विद्युत है, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक, ये सभी का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं किसी न किसी रूप में, इसलिए ये हमारे लिए संसाधन है। और उसकी हमें प्रयोज्यता का मतलब है उसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए ये सभी संसाधन हैं। यहाँ पर आओ कुछ करके सीखे हैं, इसे पढ़ेंगे। अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो घर में हम क्या क्या उपयोग करते हैं? घर में हम उपयोग करते हैं बर्तन, कपड़े, जल, विद्युत, मोबाइल, पेन, किताबें, ये सभी हम घर में प्रयोग करते हैं। वहीं पर हम अपनी कक्षा में क्या क्या संसाधनों का उपयोग करते हैं? पहला है कक्षा भवन, हमारे लिए संसाधन है। शिक्षक भी हमारे लिए संसाधन है। चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सभी क्या है? हमारे लिए संसाधन है। फिर आगे पढ़ेंगे। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब उसके मन में यह जानने की इच्छा हुई, राजू के मन में, कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बन जाती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। अर्थात जब कोई भी वस्तु का मूल्य हो जाता है, जो हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत हो जाती है, तब वह वस्तु संसाधन बन जाता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। तो इसका जो प्रयोग है, क्या में हम प्रयोग करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं और इसकी क्या क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, ये सभी इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। तो मूल्य का यहाँ पर अर्थ क्या है? महत्व। उस वस्तु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वही उसका मूल्य है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि आर्थिक मूल्य मतलब हम उसे पैसों से खरीदते हैं और किसी किसी संसाधनों को हम पैसों से नहीं खरीदते हैं। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी धातु खरीदेंगे, अगर हमें खरीदना है लोहा, टीना, तांबा, सोना, चांदी, तो ये सभी
को खरीदने के लिए हमें कुछ न कुछ मूल्य चुकाना होता है, लेकिन मनोरम भूदृश्य को देखने के लिए इसके लिए हमें कोई भी मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ पर एक शब्दावली है पेटेंट। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी विचार है, मतलब कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी कुछ भी विचार और कुछ भी आविष्कार जब होता है तो उस पर सिर्फ एक आदमी का अधिकार हो या फिर एक कंपनी का ही अधिकार हो, तब हम उसे पेटेंट कहते हैं। तो विभिन्न कंपनियां जो है वो किसी किसी विचार को, और जब वे खुद से आविष्कार करते हैं या दूसरों के आविष्कार को पेटेंट करवा लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि वैसा ही वस्तु अब दूसरा कंपनी नहीं बना पाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें कोई बीमारी हुआ है और उसका इलाज जो है वो दादी के घरेलू नुस्खों द्वारा हम कर रहे हैं, है ना, तो फिर उसमें हम ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, मतलब अपने घरों के सामानों से ही हम अपने लिए दवाई बना लेते हैं। लेकिन यही वो दवाई को वे मेडिकल फर्म में बेचे जाते हैं। जब कोई भी कंपनी पेटेंट करवा करके उसे मेडिकल फर्म में द्वारा बेचता है तब वो हमारे लिए क्या हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है और हम उसे खरीदने के लिए पैसे चुकाते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला नंबर है समय और दूसरा है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी। ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर प्रौद्योगिकी का मतलब लिखा हुआ है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। अर्थात अभी जो नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है वो सभी क्या है, प्रौद्योगिकी। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। ये जो दोनों है, समय और प्रौद्योगिकी, ये दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। मतलब लोगों की क्या क्या आवश्यकता है, समय के साथ आवश्यकताएं बदलती है और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन अर्थात टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करने से भी आवश्यकताएं बदल जाती है। तो ये सभी लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। मतलब हुआ कि जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम अपने अंदर जो नॉलेज को भरते हैं, वो उससे हम क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं, कोई भी खोज करते हैं और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, अधिक संसाधनों को बनाते हैं। तो इसलिए हम क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन। प्रत्येक खोज तथा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। मतलब जब आग को खोजा गया तो खाना बनाने की या पकाने की पद्धति का विकास हुआ, और जब पहिए का आविष्कार हुआ अर्थात व्हील का, चक्के का आविष्कार हुआ, तब परिवहन के नवीनतम मतलब नए नए विधियों का विकास हुआ। अब है जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो जल विद्युत कैसे बनता है, तो जब जल को ऊपर से गिराया जाता है टरबाइन में और टरबाइन घूमता है तो उससे बिजली उत्पन्न होता है, और यह जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन हमारे लिए हो गया है। बिजली हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। यहाँ पर बात हो रहा है संसाधनों के प्रकार। अब संसाधनों के क्या क्या प्रकार हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो संसाधनों के 3 प्रकार हम लिखेंगे। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। उससे पहले यहाँ पर क्रियाकलाप है। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, अर्थात जिसे हम फ्री में प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी पैसा चुकाना नहीं पड़ता है, उसमें हमें गोला लगाना है। पहला है सूती वस्त्र। नहीं, इसमें गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि यह
क्योंकि इसे खरीदने के लिए हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं। लौहअयस्क, इसमें भी नहीं लगाएंगे। बुद्धि, बुद्धि में इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए बुद्धि क्या है, तो बुद्धि को हम कभी कभी खरीदते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा ही खरीदते ही हैं। जब बच्चों को स्कूल में या फिर कॉलेजों में भेजा जाता है तो वहाँ पर बुद्धि को देने के लिए, ज्ञान को देने के लिए कोई ना कोई प्रोफेसर या फिर टीचर आते हैं, तो वहाँ पर हमें उनको मूल्य चुकाना पड़ता है, इसीलिए हम गोला नहीं लगाएंगे। औषधीय पौधे, इसे भी हम खरीदते हैं। चिकित्सा ज्ञान, इसे भी खरीदते हैं। कोयला निक्षेप, इसे भी खरीदते हैं। मनोरम दृश्य, इसे नहीं खरीदते हैं। मनोरम दृश्य को देखने के लिए हमें कोई भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। लेकिन यदि हम किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में जाते हैं और वहाँ पर कुछ पैसे दे करके उसे देखते हैं तो फिर हम इसमें गोला नहीं लगाएंगे। फिर है कृषि भूमि। कृषि भूमि, कृषि भूमि, इसमें भी हम गोला नहीं लगाएंगे, ये भी मूल्यवान होता है। शुद्ध पर्यावरण, हाँ ये इसमें हम गोला लगाएंगे क्योंकि इसे हम बिना पैसे के खरीद लेते हैं, मतलब ये हमारे लिए फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं। लोकगीत, लोकगीत अगर कोई गाकर सुना रहा है तो फिर हम उसे पैसे देते हैं, तो फिर गोला नहीं लगाएंगे। लेकिन वही अगर हम सार्वजनिक रूप से सिर्फ सुन रहे हैं तो फिर इसे गोला लगा देंगे। सुहावना मौसम, इसमें भी गोला लगाएंगे। गोला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यह जो है वो इसका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। फिर है संसाधन परिपूर्णता, इसमें भी गोला नहीं लगाएंगे। एक अच्छी संगीत ध्वनि, इसमें गोला लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमें संगीत सुनाता है और हम उसके लिए, सुनाने के लिए हम उसे अगर पैसे दे रहे हैं तो फिर यह हमारे लिए मूल्यवान हो जाएगा। और जब हम फ्री में कोई संगीत सुनते हैं तो फिर ये, इसमें हम कोई पैसे नहीं दिए हैं, अर्थात यह हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रखेगा। दादी माँ के घरेलू नुस्खे, तो इसमें भी हम पैसे देते हैं। मित्रों एवं परिवारों से स्नेह, हाँ इसमें हम कोई भी पैसे नहीं देते हैं, ताकि मित्रों या फिर परिवारों से जो प्यार मिलता है हमें, वो हमें फ्री में मिलता है। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वे सभी संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जाते हैं, वे सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पर वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, जल है झीलों का, नदियों का जल, मृदा मतलब मिट्टी है, खनिज है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और इनका जो है ये प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, मतलब ये प्रकृति हमें फ्री में दिया है और इसे हम सीधे ही उपयोग में ला सकते हैं। तो हवा जो हमें मिला है उससे हम सांस लेते हैं, तो इसमें हम सीधे उपयोग में लाते हैं और कोई पैसे भी नहीं देते हैं। जल पीते हैं, है ना, ये सभी। और कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो खनिज है, खनिज तो हमें मिल जाता है, लेकिन खनिज का उपयोग हम कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट तो हम नहीं करते हैं। अगर सोना हमें मिला है तो सोने का बिस्किट तो घर में नहीं रखते हैं, तो सोने को हम क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी के द्वारा अपने अपने उपयोग के रूप में, जैसे कि अगर हमें अंगूठी की ज़रूरत है तो अंगूठी बनाएंगे, या फिर कोई भी गहने या फिर कुछ भी बनाना है तो फिर हम उसे प्रौद्योगिकी की आवश्यकता से बनाते हैं। तो इसीलिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है कोई भी प्राकृतिक संसाधन का अच्छा उपयोग करने के लिए। अब आगे पढ़ेंगे। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर है कि विभिन्न समूह में प्राकृतिक संसाधन है और उनका जो वर्गीकरण अर्थात उनका जो बंटवारा हुआ है उसका विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम और भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। मतलब कि कितना उसका विकास हुआ है, कितना इसका प्रयोग का स्तर है, कितना उद्गम हुआ है और कितना वहाँ भंडार है और कितना हमें बांटना है, ये सभी के अनुसार ही हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। फिर है विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो विकास और उपयोग के आधार पर यहाँ लिखा हुआ है, ये लाइन को हम अंडरलाइन कर लेंगे कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है वास्तविक संसाधन
और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या है? तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है, मतलब कितनी मात्रा में उपस्थित है यह हमें पता है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं और इसका उपयोग अभी हम कर रहे हैं। वहीं संभाव्य संसाधन क्या है? संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब ना तो हम इसका मात्रा का पता है हमें और ना ही हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, लेकिन हम इसका उपयोग करेंगे, लेकिन कब? भविष्य में, आने वाले समय में। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वह इतना उन्नत, इतना अच्छा नहीं है कि हम उन संसाधनों का प्रयोग कर सकें। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसका एक उदाहरण यहाँ पर है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम जो कि भारत में ही है, संभाव्य संसाधन का उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी। तो 200 वर्ष पहले की जब बात करें तो उस समय के लोग पवनों को, तेज पवनों को जब देखते थे तो उनके लिए वह एक संसाधन था, लेकिन संभाव्य संसाधन था। उसका उपयोग वे लोग सिर्फ हवा का उपयोग वे लोग सिर्फ सांस लेने में करते थे। लेकिन उससे जब पवन चक्कियों का निर्माण हुआ और उससे बिजली का जब निर्माण होने लगा तो वह 200 वर्ष पूर्व के लोगों के लिए एक संभाव्य संसाधन था, लेकिन अभी के लोगों के लिए क्या है? वास्तविक संसाधन है। तो यहाँ पर है कि 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। इसका मतलब कि आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म है तमिलनाडु के नगरकोइल में तथा गुजरात के तट में देखे जाते हैं। अब है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे कि विकास और उपयोग है ना, विकास और उपयोग के आधार पर हम दो वर्गों में बांटे थे। वास्तविक